दोस्तों, बुढ़ापा, जिंदगी और मृत्यु, जिंदगी का एक तीनों ऐसा सत्य है कि जिसे एक न दिन आना ही है और सबको आना है। जो आज जवान है कल बूढ़ा होगा, जो आज बच्चा है कल जवान होगा, जवान के बाद फिर बुढ़ापा आएगा और उसके बाद मृत्यु तय है। मृत्यु कभी कभी जवानी में भी आ सकती है, बुढ़ापे में भी आ सकती है। यानी जवानी का कोई भी टाइम नहीं है, मृत्यु का कोई टाइम नहीं है कि मृत्यु कब आ सकती है। जवानी में भी आ सकती है। तो दोस्तों, एक ऐसा सत्य है कि जिसे हर किसी को झेलना पड़ेगा, लेकिन इंसान फिर भी सब जानते हुए भी ना जाने क्यों इंसान को इंसान नहीं समझता। इंसान को नीचा दिखाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करता है, अपनी शान शौकत, अपने धन दौलत का दुरुपयोग करता है। दोस्तों, कितने लोग तो यहाँ तक भूल जाते हैं कि इंसान की अहमियत नहीं देते, बल्कि उसको एक जानवर से बदतर ज़िंदगी देने के लिए आतुर हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज अपने हृदय तक की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये जालंधर जिला की है। दोस्तों, जालंधर के एक डीएम साहब होते हैं और वहीं पर एक बूढ़ी माँ होती है। बूढ़ी माँ जिनका नाम रमीता होता है, उनका पति श्यामदेव जो कि स्वर्ग सिधार गए हैं, उनका एक बेटा होता है। जब 10 साल का बेटा होता है तभी माँ जो है बच्चे को लालन पालन करती हैं और उसी समय उनका पति जो श्यामदेव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तब से माता बहुत संघर्ष करती हैं, चूल्हा चौका घरों में करती हैं, मजदूरी करती हैं। करने के बाद अपने बच्चे को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, शादी विवाह करती हैं। दोस्तों, जब शादी बच्चे की हो जाती है, रोहित नाम उनके लड़के का रोहित नाम होता है। जब शादी हो जाती है, बहू घर में आती है तो काफ़ी खुशी का माहौल होता है, शहनाइयाँ बजती हैं। कहने का तात्पर्य सारी जो प्रक्रिया होती है, सब प्रक्रियाएँ होती हैं, पूरे रस्म रिवाज के साथ बहू आती है। धीरे धीरे फैमिली चालू होती है, दिन बीतता जाता है, आपस में तालमेल काफ़ी अच्छा रहता है सास बहू का, पति का। लेकिन बताया जाता है कि 1 से 2 साल बीतने के बाद जो बहू होती है वो अपनी सासू माँ को प्रताड़ित करने लगती है। धीरे धीरे प्रताड़ित करने के साथ साथ झगड़ा होने लगता है परिवार में। जहाँ अभी तक परिवार में शांति बनी हुई थी, अब वहाँ पर ना जाने किसकी नज़र लग गई। अब वहाँ पर झगड़ा चालू हो गया। अनगिनत विचार आने लगे मन में। परिवार की जो शांति थी अब वो भंग हो चुकी थी। बेटा जब नौकरी से शाम को आता था काम करके, जब माँ कभी शिकायत करती तो उल्टे माँ को ही डांटता था कि माँ तो तुम तो ऐसा तुमको करना चाहिए, माँ तुमको ऐसा करना चाहिए। और बहू जो थी उनकी, दोस्तों, बहुत ही मक्कार किस्म की औरत थी, बहुत ही चालाक थी, बहुत ही नौटंकीबाज थी। रोने लगती थी सर पटक पटक कर कि आपकी माँ ने मुझे ऐसा कहा, आपकी माँ ने मुझे वैसा कहा। उसके बाद जो उनका लड़का था रोहित, वो भी अपनी पत्नी की बातें सुनता था ज़्यादातर। उसके बाद दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि जब रोहित चला जाता है कंपनी में काम करने, तब जो उनकी बहू होती है अपनी माँ को खाना नहीं देती, अपनी सासू माँ को। धीरे धीरे खाना कम कर दिया जाए। उसके बाद दोस्तों एक दिन दोनों पति पत्नी आपस में विचार करते हैं क्यों ना माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए। दोस्तों, कलेजा कांप जाता है जब ऐसी बातें आती हैं कि जो माँ अपने पति के गुजरने के बाद बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी किया, आज वही बेटा अपनी पत्नी के कहने पर अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि जब छोड़ने की पारी आती है तभी माँ को भूख लगी रहती है, लेकिन माँ मौके पर नहीं खाना जब पाती तो पड़ोस में चली जाती है खाना मांगने के लिए। तो वहाँ पर किसी महिला से उनकी मुलाकात होती है, तो बताते हैं कि आप जो है चली जाइए डीएम साहब के यहाँ, वहाँ पर आप डीएम साहब से अपनी फरियाद रखिए, निश्चित तौर पर आपकी बात सुनी जाएगी। जो माता बूढ़ी होती हैं वो तब के ज़माने में 5 तक पढ़ी थी
और काफ़ी टैलेंटेड भी थी, लेकिन अवस्था के ढलने के नाते कुछ नहीं कर पाती थी। दोस्तों उसके बाद माताजी की ने जब यह बात सुनी तो एक दिन एक पेपर पे अपनी पूरी दास्तान लिखती हैं और जाती हैं डीएम साहब के कार्यालय पर। तो जाते हैं जब डीएम साहब के कार्यालय पर, तो डीएम साहब उस समय अपने ऑफिस में बैठे थे, लोगों की शिकायत सुन रहे थे, समस्याएं सुन रहे थे। तभी बूढ़ी माँ का नंबर आता है। बूढ़ी माँ जब जाती हैं तो जब डीएम साहब देखते हैं, उस समय जो जालंधर के डीएम साहब होते हैं वो संजय कुमार होते हैं। संजय कुमार के बारे में बताया जाता है कि बहुत नेक दिल, बहुत ईमानदार, बहुत ही खुददार किस्म के व्यक्तित्व के धनी थे। दोस्तों जब डीएम साहब उस दास्तान को पढ़ते हैं तो डीएम साहब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक बेटा, जिस बेटे को माँ ने चौका बर्तन मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, वो बेटा आज इस नौबत पे आ गया कि बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया, आश्रम में रहने के लिए मजबूर करा है। तब उसके बाद जो उनके अर्दली होते हैं, अपने अर्दली से डीएम साहब कहते हैं कि जाइए पहले माता जी को भोजन करने के लिए लाइए, उसके बाद इनकी समस्याएं सुनी जाएगी। जब डीएम साहब की बातें माता जी सुनती हैं तो माता जी कहती है, नहीं साहब मैं अपनी रोटी लेके आई हूँ। दोस्तों तब डीएम साहब उस माता जी की रोटी ले लेते हैं। उसमें देखते हैं कि 2 रोटी रहती है और 1 प्याज रहती है और 1 नमक का टुकड़ा रहता है, जो खड़ा वाला नमक होता है। डीएम साहब उस प्याज से रोटी खाने लगते हैं तो बूढ़ी माँ तर-तर रोने लगती हैं, कहती हैं, साहब ये मेरा भोजन है, आप इसको ना खाएँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो डीएम साहब कहते हैं, नहीं माताजी, इस रोटी में वो प्यार छुपा हुआ है जो प्यार किसी बाजार में नहीं होता। तो डीएम साहब की ये जो क्रिया थी, भोजन करने का जो वो था कार्यक्रम, कार्य, सारे अर्दली और जो चपरासी-उपरासी थे सारे जब देखते हैं तो वो भी गदगद हो जाते हैं कि हम लोग एक ऐसे अधिकारी के साथ, एक ऐसे महानुभाव के साथ काम कर रहे हैं जो कि वास्तव में एक महानुभाव है, जिसका विचार उत्तम है, जो व्यक्तित्व का धनी है। उसके बाद डीएम साहब का जो टिफ़िन का डिब्बा होता है तो डीएम साहब अपने अर्दली साहब से कहते हैं कि अर्दली साहब ज़रा वो डिब्बा लाके टिफ़िन माताजी को दे दीजिए, माताजी भोजन कराएँ। दोस्तों तब माताजी उस डीएम साहब के भोजन को खाती हैं और बहुत संतुष्ट होती हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से भूखी प्यासी थी, दूसरों के घर से माँग कर खाना खाती थी और जो रोटी माताजी लाई थी वो भी किसी दूसरे घर से ही माँग कर लाई थी। दोस्तों डीएम साहब कहते हैं ठीक है, सारी दास्तान लोगों की सुनने के बाद डीएम साहब अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। तो उस दरमियान जब उनकी शिकायत सुनते हैं डीएम साहब तो पूछते हैं, क्या आपके पास खेती बाड़ी है कि नहीं? तो माताजी के पास उस समय बताया जाता है कि 5 बीघे की ज़मीन थी। तो और लोगों को ये लगा कि लगता है डीएम साहब उसको वरासत करा लेंगे, माताजी को इसी करके लेके जा रहे हैं और पूरी जो है सेवा शिद्दत से कर रहे हैं। दोस्तों आप कितना भी नेक काम करेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके बारे में नेगेटिव, नकारात्मक विचार ज़रूर रखेगा। लेकिन माताजी जब अपने गाड़ी में डीएम साहब बैठाते हैं तो डायरेक्ट उस रोहित के घर पर आते हैं, जहाँ पर उनका बहू और बेटा रहता था। उसके बाद दोस्तों दरवाज़ा की बेल बजाई जाती है। जैसे दरवाज़ा खुलता है तो देखते हैं कि डीएम साहब के साथ फोर्स थी। घबरा जाता है उनका बेटा, क्या बात है। डीएम साहब माताजी को लेकर के घर के अंदर प्रवेश करते हैं और पूरी बात करते हैं। तब वो लड़का कहने लगता है, नहीं साहब हम तो अपनी माताजी को कहीं जाने नहीं दे रहे थे, बल्कि माता ही दूसरों के घर से मांग कर खाती थी तो हमारी इंसल्ट होती थी, हमारी बेइज्जती होती थी। उल्टे वो माता के ऊपर ही दोष लगाने लगता है। उसके बाद तब माताजी को डीएम साहब कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आज से तुम्हारी माता नहीं, मेरी माता है। उसके बाद डीएम साहब माताजी को लेकर अपने घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर डीएम साहब की धर्मपत्नी रहती हैं। तो डीएम साहब कहते हैं कि ये आज से हमारी माँ है, आपकी सास हैं, इनका सेवा करना आपका परम कर्तव्य है। डीएम साहब की पत्नी पढ़ी लिखी हुई थी, सामाजिक थी। उन्होंने कहा, जो आपकी माँ है तो मेरी सासू माँ है, मैं आपसे ज़्यादा ख्याल इनका रखूँगी, क्योंकि ये आपकी माँ है लेकिन मेरी सासू माँ है। दोस्तों एक ऐसे
पति पत्नी जिनके पास डीएम साहब की माँ मर गई थी, तो डीएम साहब उसी माता जी को अपनी माँ मानने लगे और खुशी पूर्वक उस परिवार में रहने लगे। माता जी को भी नए जीवन जीने के लिए एक सहारा मिल गया। अब माता जी बहुत अच्छी तरीके से डीएम साहब के घर में रह रही हैं, अच्छे से। उसके बाद सारी लोगों में जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुंचने लगी, तो डीएम साहब की बातों को, डीएम साहब के कार्य को देखते हुए सारे लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि एक डीएम एक पराई बूढ़ी माँ को अपनी माँ मान के अपने घर में रख के उनकी सेवा कर रहे हैं। धन्य है ऐसे डीएम साहब जिन्होंने एक ऐसी बूढ़ी माँ को अपनी माँ बना के उनकी सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, बुजुर्गों की सेवा करने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। अगर हमें आपको प्राप्त हुआ है तो उनको सेवा की जाए, बड़े शिद्दत से उनकी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को दुखाना नहीं, बल्कि आपको जगाना है कि अपने माँ बाप की जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए, क्योंकि आज जो भी हैं हम, जिस पोजीशन पर हैं हम, उसमें माता और पिता का बहुत बड़ा योगदान है। माता पिता इस धरती पर ईश्वर का वह रूप हैं जिनका कोई मोल नहीं, जिनका कोई तोल नहीं। दोस्तों, हमारी कहानी को हमारे जिन भाइयों ने सपोर्ट करते हैं, जो भाई हमारी कहानी को सुनते हैं, हम उनका नाम लेना चाहेंगे। श्यामकरण भाई, जो कि हमारी कहानी को बहुत सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। नरेंद्र राजभर जी, गदाईपुर आजमगढ़ की धरती से। सतीश भाई, गदाईपुर की धरती से। हमारे तमाम मित्र हैं जिनका नाम काफ़ी लिस्ट में है। हम सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।